नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। ये रिश्ते लगातार गहरे हो रहे हैं, तो आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इन दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच जो मौजूदा तालमेल है, आने वाले कल की क्या संभावनाएं हैं और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है, उसे काफी बारीकी से देखती है। हाँ, ये समझना जरूरी है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ दिल्ली और वॉशिंगटन तक ही सीमित नहीं है। सही बात है। दुनिया की राजनीति कैसे चलेगी, ग्लोबल इकोनॉमी किस तरफ जाएगी, अरे भविष्य की टेक्नोलॉजी तक कैसी होगी, इस सब पर इस रिश्ते का सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल, इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो आज हमारा मकसद है इस पूरी जानकारी का जो निचोड़ है उसे पकड़ना। अभी चल क्या रहा है, भारत के लिए इसका क्या मतलब है और आगे क्या मौके दिख रहे हैं या शायद मुश्किलें भी। हाँ, चलिए मिलकर इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये रिश्ता इसलिए भी इतना खास हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे एशो पैसिफिक, जिसे अब हम ज्यादातर इंडो पैसिफिक कहते हैं, वहां शक्ति का संतुलन कैसे बनेगा, दुनिया भर में कारोबार का क्या रुख होगा और नई टेक्नोलॉजीज जैसे एआई है, स्पेस रिसर्च है, वो किस दिशा में बढ़ेंगी, इन सब में इस रिश्ते की एक बहुत अहम भूमिका बनती जा रही है। तो ये काफी फैला हुआ मामला है। हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि ये कितना मल्टी डायमेंशनल है, कितने अलग अलग धागे हैं जो एक साथ बुने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि अभी जमीन पर क्या दिख रहा है। जो जानकारी हमारे सामने है उसके हिसाब से इन रिश्तों के कई अहम पहलू हैं, कई पिलर्स हैं। हाँ। जैसे राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर देखें, हाँ। तो क्वाड क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, और वो I2U2 जिसमें भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका हैं। ये ग्रुप्स या मंच अब काफी एक्टिव हो गए हैं। हाँ, इनकी चर्चा आजकल काफी है। और इन मंचों पर ये देश मिलकर काम कर रहे हैं। खास जोर है इंडो पैसिफिक इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर। बिल्कुल सही। और ये मंच सिर्फ बातचीत के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, इनमें साझा अभ्यास भी हो रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, समुद्री सुरक्षा तर व्यावहारिक सहयोग हो रहा है। तो ये प्रैक्टिकल लेवल पर भी काम कर रहे हैं। हाँ, ये एक संकेत है कि कैसे समान विचारधारा वाले देश इस थोड़ी अनिश्चित सी दुनिया में मिलकर काम करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। ये बात तो है। अच्छा, अब आते हैं आर्थिक रिश्तों पर। यहाँ एक बड़ा बदलाव दिखा है। क्या? अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। हाँ, ये पिछले कुछ आंकड़ों में सामने आया था। ये कोई छोटी बात तो नहीं है। IT सेक्टर तो हमेशा से मजबूत रहा ही है, लेकिन अब फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा उत्पादन और खासकर रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा, हाँ बिल्कुल, इन नए क्षेत्रों में भी व्यापार और निवेश तेजी से बढ़ रहा है। और देखिए, ये व्यापार सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसके पीछे नौकरियां बन रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और भारत की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें भूमिका बढ़ रही है। हाँ, ये सप्लाई चेन वाली बात तो बहुत चल रही है आजकल। बिल्कुल, खासकर कोविड के बाद दुनिया भर में एक नई सोच बनी है सप्लाई चेन को लेकर। उसमें भारत एक भरोसेमंद विकल्प की तरह उभर रहा है और अमेरिका इस बदलाव में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। सही। और फिर है रक्षा सहयोग। यहाँ चीजें, जैसा आपने कहा, वाकई पेचीदा और दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है सृष्टि का। जानकारी में लेमुआ, कॉमकासा, बेका जैसे कुछ भारी भरकम नामों वाले रक्षा समझौतों का जिक्र है। लेमुआ यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। कॉमकासा? हाँ, कॉमकासा यानी कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, और बीका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। सुनने में तो ये बड़े टेक्निकल लगते हैं, इनके मायने क्या हैं असल में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, नाम तो टेक्निकल हैं, लेकिन इनका मतलब सिर्फ हथियार खरीदना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। अच्छा, जैसे लोमुआ को लें, ये दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के फौजी अड्डों का इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। मान लीजिए ईंधन भरने के लिए या मरम्मत के लिए। ओके। कॉमकासा से भारत को अमेरिका की जो सेंसिटिव और सुरक्षित संचार प्रणालियां हैं उन तक पहुंच मिलती है। इससे सेनाओं के बीच तालमेल, जिसे हम इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं, वो बहुत बेहतर होता है। यानी साथ मिलकर काम करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। और बीका, इसके जरिए भारत को अमेरिका का जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस मिलता है, नक्शों और सैटेलाइट तस्वीरों से जुड़ी बहुत सटीक जानकारी। अच्छा, और ये किस काम आती है? ये मिसाइलों और ड्रोन्स को एकदम सटीक निशाना साधने में बहुत मददगार होती है। तो संक्षेप में कहें तो ये समझौते भारत की फौजी ताकत को सिर्फ बढ़ाते नहीं, बल्कि उसे ज्यादा स्मार्ट और असरदार बनाते हैं। जो डेटरेंस कैपेबिलिटी है,
यानी दुश्मन को किसी गलत कदम से रोकने की ताकत, वो भी इससे मजबूत होती है। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, ये फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। और फिर टेक्नोलॉजी और शिक्षा का क्षेत्र भी है। अमेरिका तो खैर लंबे समय से भारतीय छात्रों के लिए पढ़ाई का एक बड़ा ठिकाना रहा है, ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल, ये पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत मजबूत है। लेकिन अब बात उससे भी आगे बढ़ गई है, जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना, अंतरिक्ष में खोज और नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। इन सभी फ्यूचरिस्टिक क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, वो जो ICET पहल हुई है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, वो इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा। बिल्कुल। और इन सभी पहलुओं को, मतलब राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, तकनीक, इनको शायद अलग अलग देखना ठीक नहीं होगा। हाँ, ऐसा लग रहा है ये सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। जो जानकारी सामने है उससे एक पैटर्न सा उभरता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ऐसा लगता है कि शायद चीन का बढ़ता असर हो या वैश्विक स्तर पर जो अनिश्चितताएं हैं, ये सब भारत और अमेरिका को इन सभी क्षेत्रों में करीब ला रही हैं। ये एक व्यापक, एक तरह से देखें तो एक जैसी सोच वाली रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और तकनीक तीनों मोर्चों पर तालमेल बैठाने की कोशिश हो रही है। तो ये सिर्फ एक द्विपक्षीय रिश्ता नहीं रहा। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी का रूप ले रहा है, जिसके असर पूरे इंडो पैसिफिक और शायद दुनिया भर में महसूस किए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुई मौजूदा स्थिति की बात। अब जरा इस पर गौर करते हैं कि इस बढ़ती नजदीकी का खुद भारत पर क्या असर पड़ रहा है। हाँ, ये जानना जरूरी है। जानकारी के मुताबिक कई फायदे तो साफ नजर आते हैं। जैसा अभी हमने बात की, भारत को अब पहले से बेहतर आधुनिक रक्षा तकनीक मिल रही है। हाँ, ट्रेनिंग के मौके भी बढ़े हैं। हाँ, और इसका असर सिर्फ सीमा पर नहीं दिखता। ये भारत की अपनी रक्षा इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि कई समझौते टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या भारत में ही उत्पादन की शर्तों के साथ आते हैं। अच्छा, यानी मेक इन इंडिया को भी बल मिलता है इससे। हाँ, कुछ हद तक हाँ। और आर्थिक मोर्चे पर देखें तो अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार से भारत के एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात को जाहिर है बढ़ावा मिला है। इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही है। बिल्कुल। साथ ही टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के लिए जो माहौल बन रहा है, उसमें भी अमेरिकी निवेश और सहयोग एक अहम भूमिका निभा रहा है। इससे नए आइडियाज आ रहे हैं, नौकरियों के मौके बन रहे हैं। ये पहलू खासकर महत्वपूर्ण है। भारत एक युवा आबादी वाला देश है और रोजगार पैदा करना एक बड़ी जरूरत है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर आधारित विकास इस जरूरत को पूरा करने में काफी मदद कर सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर है ना? हाँ, बिल्कुल। अमेरिका जैसे बड़े देश के साथ मजबूत रिश्ते होने से दुनिया के मंचों पर भारत की बात को ज्यादा वजन मिलता है, उसकी भूमिका और मजबूत होती है। सही कहा। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो या G20 जैसे समूह, भारत की आवाज अब पहले से ज्यादा सुनी जाती है, गंभीरता से ली जाती है। तो ये सब तो हुए फायदे। हाँ, ये सब सकारात्मक पहलू अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो तस्वीर का दूसरा पहलू भी दिखाती है। मतलब कुछ संभावित चिंताएं या जोखिम भी हैं। अच्छा, जैसे कि एक बात जो उठाई गई है वो है अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाने का खतरा, खासकर रक्षा और हाईटेक जैसे अहम क्षेत्रों में। अगर कल को रिश्ते बदलते हैं या मान लीजिए अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, नीतियों में बदलाव होने पर, जैसे कि व्यापार से जुड़े नियम हो या वीजा पॉलिसी। हाँ, वीजा पॉलिसी तो अक्सर मुद्दा बनती है। हाँ, उसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। हमने अतीत में देखा है कि H-1B वीजा नियमों में बदलाव से भारतीय IT पेशेवरों पर कैसा असर पड़ा है। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि रिश्ते कितने भी गहरे हों, दूसरे देश के आंतरिक राजनीति एक ऐसा फैक्टर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और एक और बात जिसका जिक्र मिलता है वो है भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, जिसे हम रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हाँ, उस पर कभी-कभी दबाव महसूस होने की संभावना, क्या ये वाकई होता है? रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब है कि भारत अपनी विदेश नीति के फैसले अपने हितों को ध्यान में रखकर स्वतंत्र रूप से ले सके, भले ही वो किसी बड़े देश का करीबी सहयोगी क्यों ना हो। ठीक है। जानकारी ये इशारा करती है कि कभी-कभी ऐसे मुद्दे आ सकते हैं जहां भारत और अमेरिका के हित शायद पूरी तरह मेल ना खाते हों, और तब भारत को अपनी स्वतंत्र लाइन बनाए रखने में थोड़ी मुश्किल या कह लीजिए दबाव महसूस हो सकता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है, कैसे सहयोग का फायदा भी उठाया जाए और अपनी आज़ादी भी बरकरार रखी जाए। बिल्कुल। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जिसका इशारा स्रोत सामग्री भी करती है। क्या? कि भारत कैसे इस गहरे होते सहयोग का पूरा लाभ उठाते हुए भी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को प्रभावी ढंग से बनाए रख सकता है। ये सिर्फ विदेश नीति का सवाल नहीं है। अच्छा। ये अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाने से भी जुड़ा है।
अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने से, अपनी तकनीकी काबिलियत को बढ़ाने से भी जुड़ा है। विश्लेषण का निचोड़ यही लगता है कि भारत को एक बहुत सधी हुई संतुलित चाल चलने की जरूरत होगी, जहां दोस्ती भी गहरी हो लेकिन अपने फैसले खुद लेने की ताकत भी बनी रहे। चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं। आने वाले समय में क्या मौके दिखते हैं इस रिश्ते में? जानकारी कई रोमांचक संभावनाओं की तरफ इशारा कर रही है। हाँ, संभावनाएं तो बहुत हैं। जैसे एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा, खासकर क्लीन एनर्जी या साफ सुथरी ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करने की बहुत गुंजाइश है। हाँ, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। साइबर सिक्योरिटी जो आज के डिजिटल युग में बहुत अहम हो गई है, और सप्लाई चेन को ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनाना, ये ऐसे नए क्षेत्र हैं जहां सहयोग और बढ़ सकता है। और ये क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भविष्य की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की बुनियाद है। सही बात। क्लाइमेट चेंज से निपटना हो या डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखना, इन चुनौतियों का सामना कोई देश अकेले नहीं कर सकता। यहाँ भारत और अमेरिका का साथ आना न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हो सकता है। और वैश्विक शक्ति संतुलन में भी भारत की भूमिका अहम मानी जा रही है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिहाज से। हाँ, जानकारी के मुताबिक ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और अमेरिका के रणनीतिक हित काफी हद तक एक जैसे नजर आते हैं। हाँ, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता और एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखना, ये दोनों देशों के साझा लक्ष्य लगते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि भारत का नजरिया चीन को लेकर हमेशा बिल्कुल अमेरिका जैसा नहीं रहा है, और भारत अपने हितों के हिसाब से ही कदम उठाएगा, स्वतंत्र रूप से। ये तो है। अच्छा, आर्थिक मोर्चे पर भी नए मौके दिख रहे हैं, जैसे डिजिटल ट्रेड, हाँ, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, खासकर मेक इन इंडिया जैसी पहलों के जरिए। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों देशों के लिए फायदे की स्थिति बन सकती है। क्या अमेरिका भारत को एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देख रहा है? जानकारी इस पर इशारा तो करती है। अमेरिका अपनी सप्लाई चेन को चीन से हटाकर दूसरी जगहों पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिसे डी रिस्किंग या चाइना +1 भी कहते हैं। हाँ, सुना है। और भारत इसमें एक संभावित बड़ा भागीदार हो सकता है, लेकिन इसके लिए भारत को भी अपनी तरफ से कारोबार करने के माहौल को और बेहतर बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। तो मौके तो हैं, पर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए दोनों तरफ से कोशिशें करनी होंगी। ठीक है, लेकिन जहां मौके होते हैं वहां कुछ चुनौतियां भी होती हैं। भविष्य को लेकर किन मुश्किलों का जिक्र है जानकारी में? हाँ, बिल्कुल। संभावनाएं आकर्षक हैं, पर चुनौतियां भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। एक बड़ा फैक्टर, जैसा हमने पहले भी बात की, अमेरिका की अपनी अंदरूनी राजनीति है। हाँ, वो तो है ही। वहां सत्ता परिवर्तन या राजनीतिक ध्रुवीकरण का असर विदेश नीति पर पड़ सकता है, और उसका असर भारत के साथ रिश्तों पर भी आ सकता है। कौन सी पार्टी सत्ता में है, इससे नीतियों में फर्क आ सकता है। और वो वीजा और व्यापार वाली बात भी है। बिल्कुल। वीजा नीतियां, खासकर काम करने के वीजा जैसे H1B, ये अक्सर भारतीय पेशेवरों के लिए चिंता का सबब बन जाती हैं। हाँ। इसी तरह अमेरिका की तरफ से कभी कभी उठने वाले संरक्षणवादी कदम, अपने उद्योगों को बचाने के लिए बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स या रोक लगाना, प्रोटेक्शनिज्म जिसे कहते हैं। हाँ, प्रोटेक्शनिज्म, ये भारतीय निर्यातकों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार बातचीत और बीच का रास्ता निकालने की जरूरत पड़ती है। यानी ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो हमेशा वैसा ही रहेगा। हाँ, इसे लगातार संभालना होगा, नर्चर करना होगा। एकदम सही कहा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये चुनौतियां यही दिखाती हैं कि इस साझेदारी की पूरी क्षमता को हासिल करने के लिए सिर्फ अच्छे इरादे काफी नहीं हैं। दोनों देशों को लगातार एक दूसरे से बात करनी होगी, लचीलापन दिखाना होगा और बदलते हालात के हिसाब से अपने रवैये में तालमेल बिठाने के लिए तैयार रहना होगा। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? साफ है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी आज के दौर में बेहद अहम है। बिल्कुल। इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है, चाहे वो राजनीति का मैदान हो, अर्थव्यवस्था हो या सुरक्षा का मामला हो। हर क्षेत्र में जानकारी इस बात पर जोर देती है कि अगर दोनों देश आपसी भरोसे और सहयोग की बुनियाद को मजबूती से बनाए रखते हैं तो इस रिश्ते में इतनी क्षमता है कि ये वाकई 21वीं सदी को भारत अमेरिका सदी बनाने में मदद कर सकता है। हाँ, ये पोटेंशियल तो है। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब यही कि ये एक उलझा हुआ, कई परतों वाला लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। इसमें मौके बेशुमार हैं, लेकिन संतुलन साधना यानी बैलेंस बनाना,
उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं एक अंतिम विचार या एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। ये इस पूरी जानकारी के निष्कर्ष से ही जुड़ा है, यानी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की जरूरत। हम देख रहे हैं कि कुछ अहम क्षेत्रों में अमेरिका पर भारत की निर्भरता बढ़ रही है, और साथ ही अमेरिकी नीतियों में बदलाव या संरक्षणवाद जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं। हाँ। तो ऐसे में आने वाले दशक में भारत को अपनी रणनीतिक आजादी को असरदार तरीके से बचाने के लिए और साथ ही इस अहम साझेदारी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए अपने देश के अंदर और दुनिया के मंच पर कौन से ठोस और व्यावहारिक कदम उठाने के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ सकता है। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये वो सवाल है जिस पर आने वाले समय में काफी सोच विचार और काम करने की जरूरत होगी।